Hello everyone. Now in this lecture we will discuss about economic reform. Okay. So we have completed economic reform, but hope by this lecture you can revise all economic reform. Okay, what you have studied in the class. So now let's start economic reform. What is economic reform? First of all, economic reforms refers to the fundamental changes that were launched in 1991 with the plan of liberalizing the economy and to quicken its rate of economic growth. वो फंडामेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? वो फंडामेंटल चेंज हैं जो कब लॉन्च किए 1991 में, किस लिए इकोनॉमी को लिबरलाइज करना था और एक जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी यानी जीडीपी उसको बहुत तेजी से बढ़ाना था. वो फंडामेंटल चेंजेस क्या कहलाते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म. जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन 1991 started the economic reform in order to rebuild internal and external faith इन द इंडियन इकोनॉमी कि लोगों का इंडियन इकोनॉमी से भरोसा ना जाए, इसके लिए उन्होंने फिर से जो इंटरनल एक्सटर्नल फेथ को बढ़ाने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म को इनिशिएट किया, लॉन्च किया. कब? 1991 में. The reform intended at bringing in larger cooperation of the private sector. इसमें किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई? प्राइवेट सेक्टर को इन द ग्रोथ मेथड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. Policy changes were proposed with regard to technology upgradation, industrial licensing, removal of restrictions on the private sector, foreign investment and foreign trade. जो भी रिफॉर्म्स थे उसमें जो ज्यादा दिखा किसका कॉपरेशन बढ़ना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को उसमें ज्यादा इन्वॉल्व किया गया कि अब इंडियन इकोनॉमी का जो प्लानिंग है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हम ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में रखें. पॉलिसी जो चेंजेस जो किए गए, किसके रिलेटेड पॉलिसी चेंज किए गए? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे हो उससे रिलेटेड पॉलिसी में चेंज किए गए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से रिलेटेड पॉलिसी में चेंज किए गए, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, जो रिजर्वेशन था पब्लिक सेक्टर के लिए उसको कम किया गया, डी रिजर्व किया गया, और जो जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे प्राइवेट सेक्टर पर उसको खत्म करने की या थोड़ी कम करने की कोशिश की गई. ये पॉलिसी चेंज किए गए. फॉर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग चेंज किया गया पॉलिसी में. फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग टैरिफ कोटा उनको कितना कम किया जाए, फॉर इन्वेस्टमेंट कितना अलाउ किया जाए फॉर इन्वेस्टमेंट को. इन सब के लिए जो भी पॉलिसी में चेंज किए गए उसे हम रिफॉर्म कहते हैं. These essential features of the economic reforms are liberalization, privatization and globalization. जितना भी economic reform हुआ है उसको हम इन तीन पार्ट में देख सकते हैं: liberalization, privatization and ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है, प्राइवेटाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जो कितना डी रिजर्वेशन किया जाए पब्लिक सेक्टर का और कितना इनकरेज किया जाए प्राइवेट सेक्टर को, उससे रिलेटेड है. ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड विथ फॉरेन ट्रेड कि हम अपनी इकोनॉमी को कितना इंटीग्रेट कर पाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से by removing all trade barriers, trade restrictions like tariff, quota and exchange control and all these things. और इसे हम LPG इस नाम से बोलते हैं. इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को किस नाम से? LPG नाम से बोलते हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म को इस छोटी सी टेबल से भी आप समझ सकते हैं कि मीनिंग एंड नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. मीनिंग क्या है? सेट ऑफ पॉलिसीज जो चेंज किए जा रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए जो भी पॉलिसी में चेंज किए जा रहे हैं. ठीक है. नीड क्या थी? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. हमारा पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही डेफिसिट में जा रहा था. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम, जो स्टॉक था बहुत कम हो गया था. ह्यूज डेप्स ऑन गवर्नमेंट बहुत पब्लिक डेप्ट बढ़ गया था. इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कीमतें बढ़ रही थी लगातार. टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF. वर्ल्ड बैंक जिसे हम
IBRD के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन सब की भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि हम आपको अभी और पैसा तभी देंगे जब आप ये इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएट करेंगे अपने यहाँ। और एक्चुअली ये पॉलिसी है क्या? ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो पॉलिसी है क्या, इसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें दो तरह के सोल्यूशन थे या मेजर थे, एक था स्टेबलाइजेशन, दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। जो स्टेबलाइजेशन, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के लिए थे, उसमें था करेक्टिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट जा रहा था, दैट मीन डेफिसिट में जा रहा था, उसको करेक्ट करना। टैकलिंग विद द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उसको टैकल करना बाय फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में हमने क्या किया था? इम्प्रूव इफिशिएंसी। जो भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उनकी इफिशिएंसी बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? उनको भी पब्लिक सेक्टर भी कॉम्पीट करें, किससे? प्राइवेट सेक्टर से या बाहर से, इस तरह से। रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, जो भी ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन है बाय टैरिफ, कोटा एंड ऑल दीज थिंग्स, उसको हम कम करें, हटाएं। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। नीड क्यों हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की? पहला, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था बहुत खराब था। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी आप देख चुके हैं टेबल में। राइज इन फिस्कल डेफिसिट, हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, वो नेट बोरोइंग बढ़ रही थी। इन्फ्लेशन, कीमतें लगातार बढ़ रही थी, और गल्फ वॉर भी दैट टाइम की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। इस वजह से ये इकोनॉमिक रिफॉर्म की हमें जरूरत पड़ी। एग्जाम्पल हम इकोनॉमिक रिफॉर्म को कहाँ कहाँ देख सकते हैं? बाय 3 वर्ड्स देख सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरल मीन्स लिबरल रूल्स एंड रेगुलेशन, privatization, encourage to privatization, globalize, integrate your economy with the world economy. In other lecture, in other video, we will discuss in detail about these 3 words, these 3: liberalization, privatization, globalization, in detail. What is that means meaning, characteristics, recommendation, impact and lesson, and all these things. Why were economic reform, that was need, but why were economic reform introduced in India? क्यों ये introduce किए गए? Economic reform were introduced in India because of the following reason. What are the reason? Let's see. फर्स्ट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उसमें इनएफिशिएंसी आ रही थी, करप्शन भी बढ़ रहा था। Public sector was given a role important development policies during 1951 to 1990 तक पब्लिक सेक्टर को एक बहुत बड़ा रोल दिया गया था, और उसने किया था। अब ताकि प्राइवेट सेक्टर की भी बारी हो। However, the performance of the majority of public enterprise was disappointing. They were incurring huge losses because of inefficient management. Okay. I think all of you are getting my idea. Adverse BOP और import exceeds exports, जो हमारा BOP था वो बहुत adverse जा रहा था। क्यों? import बढ़ रहे थे, export घट रहे थे। Imports grew at a very high rate without matching the growth of export. एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम थी, जब इंपोर्ट की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी। गवर्नमेंट could not restrict imports even after imposing heavy tariff and fixing quotas. गवर्नमेंट फिर भी इंपोर्ट को कम नहीं कर पा रही थी, जबकि वो हैवी टैरिफ लगा रही थी और कोटा भी फिक्स कर रही थी, तो भी वो इंपोर्ट को कम नहीं कर पा रही थी। ऑन द अदर हैंड, एक्सपोर्ट्स वाज वेरी लेस, बहुत कम थे, ड्यू टू द लो क्वालिटी। हमारे जो प्रोडक्ट थे उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, और हाई प्राइसेस, और हमारे गुड्स की कीमतें भी ज्यादा अच्छी थी। ऑन द अदर हैंड, एक्सपोर्ट्स वाज वेरी लेस ड्यू टू द low quality and high prices of our goods as compared to foreign goods. जो foreign goods थी उनके कंपेयर में हमारी प्राइसेस भी ज्यादा थी और क्वालिटी भी कम थी। इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहे थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटता जा रहा था। फॉरेन एक्सचेंज, दैट मीन्स फॉरेन करेंसीज which government generally maintained to import petrol and other important items dropped to level that were not sufficient for even a fortnight. जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन किया जाता है कि जो भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, पेट्रोल आता है उनके लिए, और कुछ जो जरूरी आइटम्स होते हैं उनके लिए रखा जाता है, उनका लेवल भी बहुत कम हो जा रहा था। द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू रीपे इट्स बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड। जो गवर्नमेंट बाहर से उधार ले रखा था, बोरो किया था, उसको भी वो पे करने के
एबल नहीं थी, वो पे करने में सक्षम नहीं थी कि फिर से उसको वो वापस करे। ह्यूज स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट बहुत पब्लिक डेट बढ़ता जा रहा था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस डेवलपमेंटल वर्क्स was more than its revenue from taxation and extra। जो गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज होते हैं उनसे जो पैसा मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा सरकार का पैसा खर्च हो रहा था जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे। As a result, the government borrowed money from banks, public and international financial institutions like IMF and World Bank। इन सब के कारण गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा बाहर से लेना पड़ा, बैंक से लेना पड़ा, पब्लिक से लेना पड़े और जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी लेना पड़ा, जिसमें IMF एंड IBRD या वर्ल्ड बैंक आते हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा था, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ एसेंशियल गुड्स इन दी इकोनॉमी। उस समय 1990s में बिटवीन 1990 में बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ रही थी। आवश्यक वस्तुओं की जो है उनकी कीमतें भी बढ़ रही थी। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज वर रिक्वायर्ड। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और इन सभी जो सब प्रॉब्लम्स है इनको फेस करने के लिए एक नए सेट की एक पॉलिसी हमें एक जरूरत थी किसकी, अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज की जरूरत थी। इससे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है। एंड द लास्ट एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे ऊपर एक्चुअली में ये वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन, वर्ल्ड बैंक IMF ने हमें कंडीशन रखी कि आपको हम इतना तभी देंगे जब आप यू विल इनिशिएट दिस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म so that you can repay your all borrowings। So India received financial help of $7 billion from the World Bank and IMF on an agreement to announce its new economic policy। So this is the most important thing। Okay, so hope all of you are have liked this video, and in next video which will be help in your external exam also, we will discuss in detail what is liberalization, privatization and globalization। So thank you everyone।